दोस्तों, आप सभी का प्राचीन भारत की इस वीडियो सीरीज़ में हार्दिक स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के तहत अध्याय 17 सातवाहन युग के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कैसे सातवाहनों का राजनीतिक विकास हुआ, उनका इतिहास क्या है, साथ ही साथ उनके सामाजिक संगठन के बारे में, प्रशासन के बारे में, उनके समय क्या धार्मिक नीतियाँ थी, उनकी अर्थव्यवस्था किस प्रकार काम करती थी और साथ ही साथ वास्तुकला का विकास उन्होंने किस प्रकार किया। इन सभी के बारे में जानकर सातवाहन काल का एक समग्र अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ इसमें कुछ प्रीलिम्स से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखेंगे, कुछ ऐसे स्टेटमेंट जो प्रीलिम्स में आ सकते हैं, तो इन सब का एक समग्र अध्ययन किया जाएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम पुराने वीडियो में देख चुके हैं कि भारत में एक महान शक्ति मौर्य शासन का एक बड़ा इतिहास रहा था और मौर्य शासन के उत्तराधि के क्रम में जब देखा जाए तो शुंग का स्थान आता है। जो यहाँ पे हम देसी शक्तियों की बात कर रहे हैं। एक हमने जब पिछले अध्याय में देखा था तो हमने देखा था कि जो पश्चिम उत्तर भारत है वहाँ पर आपको पार्थियन, ठीक है, हिंद यूनानी और वहाँ से शकों का आक्रमण भी देखने को मिला था और कुषाण का भी आक्रमण आपको वहाँ से देखने को मिला था और वो सब लोग मिलकर भी भारत में ही बस गए। लेकिन यदि बात की जाए मौर्य काल के पतन के बाद तो देसी शक्तियों में कौन कौन सी थी, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि शुंग वंश का एक महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही साथ जिसमें पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम जो बृहदत्त था मौर्य शासक, उसकी हत्या भी करके शुंग शासन की स्थापना कर ली थी, तो शुंग शासन का महत्व है। साथ ही साथ आपको कण्व शासन का भी महत्व देखने को मिला था। अब इसी क्रम में जो देशी शक्ति है वहाँ पे आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र वाला जो एरिया है वहाँ पर आपको एक नई शक्ति सातवाहन शासक का उदय देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा इंट्रो मिल सकता है। ये इंट्रो, इसका उपयोग आप सातवाहन की यदि कोई राजनीतिक या इस टाइप का आपको लिखना स्टार्टिंग करना है तो इसका उपयोग कर सकते हैं। क्या लिखा गया है कि उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देसी उत्तराधिकारी शुंग और उसके बाद कण्व हुए। दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन हुए। ठीक है, तो इससे हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब हमारे जैसे पुराण है, ठीक है, उसी प्रकार सातवाहन के अभिलेख भी है। ठीक है, तो दोनों में ही हम ऐसा समझते थे कि आंध्र को एक ही माना गया है, मतलब सातवाहनों को प्राचीन काल में आंध्र कहा जाता था। लेकिन यहाँ प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है आपको याद रखना कि पुराणों में केवल आंध्र शासन का उल्लेख है। उसमें ऐसा नहीं बताया गया कि आंध्र शासन ही सातवाहन थे, ऐसा कहीं भी नहीं, उसमें सिर्फ आंध्र का उल्लेख है। वहीं यदि बात की जाए सातवाहन शासकों के अभिलेखों की, तो सातवाहन शासकों के अभिलेख में आपको सिर्फ और सिर्फ सातवाहन उल्लेख मिलता है, उसमें भी आपको आंध्र नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अब सातवाहन के पूर्व कुछ बस्तियों का विकास हुआ, उसमें आपको लाल मृदभांड वगैरह जो आपके बर्तन वगैरह थे उनका उपयोग देखने को मिला। लेकिन ये सब हो कैसे रहा था, क्योंकि जो मौर्यकालीन संस्कृति में हमने पढ़ा था कि उसका एक विस्तार जो है वो भौतिक संस्कृति का वो अलग अलग क्षेत्रों में हुआ। तो भौतिक संस्कृति का जब विस्तार अलग अलग क्षेत्रों में हुआ तो वो भारत के दक्कन वाले क्षेत्र में भी गई और दक्कन वाले क्षेत्र में जब वो आई तो वहाँ पर सातवाहन वंश का शासन था, समकालीन हल्का सा था। ठीक है, तो वहाँ पर भी यहाँ पे लोहे के फाल का प्रयोग हुआ, धान के रोपण हुए, नगरीकरण हुआ और लेखन कला का विकास हुआ। इन सभी चीज़ों के सम्मिलित प्रयास से देखा जाए तो सातवाहन के द्वारा राज्य गठन करने के लिए यहाँ पर एक उपयुक्त परिस्थितियाँ बनी, जिसमें सातवाहन शासन का विकास हो सकता था, वो फलीभूत हो सकता था। और इसी क्रम में इन्होंने लगभग यहाँ पर 300 वर्षों तक शासन भी किया। अब सातवाहन के यदि सबसे पुराने अभिलेख और ईसा पूर्व के पहली सदी की है, ठीक है, और इनसे हमको ये जानकारी मिलती है कि इन्हें कण्व वंश को पराजित करके भारत के कुछ भाग में अपनी सत्ता को स्थापित भी किया था। जब हम सातवाहन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहला थॉट आता है कि आंध्र प्रदेश वाले एरिया में थे, लेकिन जो प्रारंभिक सातवाहन थे यदि उनके इतिहास वगैरह और अभिलेखों को देखा जाए तो वो पहले आंध्र में नहीं थे, बल्कि वो पहले महाराष्ट्र में थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन धीरे धीरे उनका विस्तार जो है वो आंध्र प्रदेश में होता गया। उसका महत्वपूर्ण कारण यह था कि वो शक शासकों से पराजित हुए थे कुछ पहले पहले, जो महाराष्ट्र पश्चिम भारत के अंदर उन्हें बेदखल किया गया और शकों से पराजित होने के क्रम में वो धीरे धीरे महाराष्ट्र से धीरे धीरे आंध्र प्रदेश की ओर स्थापित हुए। लेकिन सातवाहन वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय उनका जो शासन था वो वास्तविक शक्ति फिर से आई, फिर से लौट गई, क्योंकि उसके द्वारा जो क्षयराज वंश है, क्षयराज वंश किसका है, वही शकों का क्षयराज वंश है, उसको इसने पराजित किया था।
ठीक है, क्योंकि शेरराज वंश का जो शासक है वो कौन है, नहपान है। और इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, इसकी जानकारी हमें इसलिए मिलती है क्योंकि जो जो इसने नहपान के जो सिक्के थे उस पर क्या किया था कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा उनका पुनः सिक्कों का प्रयोग वापस देखने को मिलता है। तो इसीलिए इसका एक रेफरेंस मिलता है कि सिक्कों के द्वारा ये जानकारी मिलती है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा शेरराज वंश के शासक नहपान को पराजित किया गया था। आगे हमें एक और चीज़ मिलती है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का जो साम्राज्य है वो इनको पराजित करने के बाद मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैल चुका था। ठीक है, मतलब इसने मालवा जो काठियावाड़ प्रदेश पड़ता है आपका, उन सब पर अधिकार कर लिया था। तो यहाँ पर काठियावाड़ पर, ये मालवा वाले रीजन पर, इन पर यहाँ से कर्नाटक तक ये वाले पूरे एरिया में इनका शासन फैल गया था। ठीक है, आगे यह बताया गया है कि गौतमीपुत्र के उत्तराधिकारियों ने 220 ईस्वी तक शासन किया। और इसमें एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति आता है, वो है वशिष्ठिपुत्र पुलमावी। वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के द्वारा राजधानी जो थी वो अपनी पैठण या प्रतिष्ठान को स्थापित किया गया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी, तो वो कौन सी है, प्रतिष्ठान या पैठण। और ये कहाँ पर है, तो ये औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के तट पर है। लेकिन जो वशिष्ठिपुत्र पुलमावी है उसी के समय सौराष्ट्र के शासक रुद्रदामन प्रथम ने आक्रमण किया। और रुद्रदामन प्रथम के द्वारा यहाँ पर उत्तर कोंकण और मालवा पर 2 बार आक्रमण करके उनको हराया गया और ये क्षेत्र वापस प्राप्त कर लिए गए। ठीक है, लेकिन जब वशिष्ठिपुत्र पुलमावी हार गया तो उसके बाद जो अगला व्यक्ति शासक बना वो था यज्ञश्री सातकर्णी। और यज्ञश्री सातकर्णी के द्वारा उत्तर कोंकण और मालवा को शकों से वापस ले लिया गया तथा इन सिक्कों और जो यज्ञश्री सातकर्णी था वो जहाज और यात्रा का प्रेमी था, जल यात्रा का, इसीलिए उसके सिक्कों पर हमें जहाज चित्र और जल यात्रा के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये उनका राजनीतिक विकास है। धीरे धीरे उन्होंने कैसे अपनी सत्ता को मजबूत किया, कैसे वो महाराष्ट्र में डेवलप हुए, महाराष्ट्र डेवलप होने के बाद वो कैसे कैसे आंध्र प्रदेश तक गए, फिर उन्होंने शकों को पराजित करके कैसे मालवा और जो काठियावाड़ का रीजन था वहाँ से कर्नाटक तक अपनी सत्ता को विकसित किया, कैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इस प्रकार किया, क्षत्रप शासक नहपान को हराया, फिर कैसे क्षत्रप शासक रुद्रदामन प्रथम के द्वारा वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को हराकर अपना क्षेत्र वापस लिया गया और फिर आगे जाकर यज्ञश्री सातकर्णी ने उनको वापस पराजित किया। तो ये सारी जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है। यदि हम आगे सातवाहन संस्कृति के भौतिक पहलुओं की बातचीत करें तो भौतिक पहलुओं में हमने यहाँ पर साफ साफ ये देखने को मिलता है कि इनकी जो संस्कृति है इसमें मौर्यकालीन तत्व भी प्राप्त होते हैं, साथ ही साथ जो दक्कन संस्कृति के स्थानीय तत्व थे उन दोनों के एक मिश्रण से इनकी भौतिक संस्कृति बनती है। ठीक है, तो आपको एक अच्छा इंट्रो मिल सकता है यहाँ पर लिखने के लिए। क्या लिख सकता है कि सातवाहन के काल में दक्कन की भौतिक संस्कृति में स्थानीय उपादान और उत्तर की विशिष्ट दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है। और दक्कन के महापाषाण निर्माता लोहे का इस्तेमाल और खेती दोनों से परिचित थे। तो आपको इसी प्रकार के इंट्रो अपने लिए तैयार करना है ताकि आपका इंट्रो जो हो वो किसी टॉपिक से रिलेट कर सके। और हमें इस प्रकार की जो इनके द्वारा जो भौतिक संस्कृति और खेती के उपादान इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो इसका जो पहला साक्ष्य है वो करीमनगर ज़िले से आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर क्या है कि एक उत्खनित लोहार की दुकान यहाँ से मिलती है। और इस प्रकार के लोहे का उपयोग हमने देखा है कि लोहे का उपयोग हल बनाने में किया गया है। तो हल बनाने में किया गया है तो इससे मुठ वाले अच्छे हल बनाए गए, फावड़े बनाए गए। ठीक है, और हलों का उपयोग कहाँ पे किया गया, उत्खनित स्थलों को खोदने में तथा खेती किसानी में भी इसका प्रयोग आपको देखने को मिलता है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में भी देखा था कि आपको आपके रेफरेंस ध्यान रखने हैं कि किस रेफरेंस का प्रयोग आप कहाँ कर सकते हैं। जैसे आपने लिख दिया कि सातवाहन काल में दक्कन की भौतिक संस्कृति में स्थानीय उपादान और विशिष्ट दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है, इतना आपने लिख दिया। ठीक है, लेकिन इससे आपका पॉइंट उतना प्रूफ नहीं होगा जब आप यदि करीमनगर जिले का उल्लेख कर देंगे कि वहाँ से उत्खनित लोहे के भंडार देखने को मिले, तो आपका जो आपका आंसर जो है वो थोड़ा सा प्रामाणिक भी माना जाएगा। वहीं यदि बात की जाए तो कोलार क्षेत्रों में प्राचीन स्वर्ण खदानें भी देखने को मिलती हैं। तो आपको एक और रेफरेंस मिल गया कि आपको एक तो पता चल गया कि आपके जो करीमनगर ज़िला है वहाँ पे आपको लोहे की खान देखने को मिलती है, वहीं आपको कोलार क्षेत्रों में आपको स्वर्ण की खदानें भी देखने को मिलती है। फिर यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलता है लिखने के लिए
कि सातवाहनों ने स्वर्ण का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया। ठीक है, हाँ, मतलब ये एक चीज़ क्लियर होती है कि उन्होंने स्वर्ण का प्रयोग सिक्कों बनाने में नहीं किया। उन्होंने सोचा कि बहुमूल्य धातु, इनका प्रयोग सिक्कों में नहीं कर सकते, तो इन्होंने सिक्कों के लिए किसका प्रयोग किया? इनके द्वारा सिक्कों में अधिकांश प्रयोग जो है वो किसका किया गया? शीशे के सिक्के यानी लेड के सिक्के इन्होंने डाले। साथ ही साथ इन्होंने तांबे और कांसे के सिक्के का भी अत्यधिक प्रयोग देखने को मिलता है। आगे जाके इनकी जब लोहे हल इनका प्रयोग किया गया तो खेती व्यवस्था अत्यधिक मजबूत हो गई। लेकिन मौर्य काल और उत्तर भारत से इन्होंने रोपण पद्धति, धान की रोपनी की पद्धति को सीख लिया था, एडॉप्ट कर लिया था। उसके कारण इनका चावल का एक विशाल भंडार था, क्योंकि इनकी ज़मीन अच्छी खासी उपजाऊ थी, गोदावरी नदी का तट था। ठीक है, साथ ही साथ ये महाराष्ट्र की काली मिट्टी होने के कारण यहाँ पर कपास की खेती भी करते थे। आगे आपको एक और जानकारी मिलती है कि दक्कन के बड़े हिस्से में एक उन्नत ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित हो गई। क्यों? क्योंकि आप जब खेती का डेवलपमेंट करेंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसी हो जाएगी? एक उन्नत अर्थव्यवस्था में बदल जाएगी। तो वही इनके समय देखने को मिलता है। तो आपको भौतिक संस्कृति में अभी तक 2 पॉइंट मिले। एक पॉइंट क्या मिला? एक पॉइंट मिला कि सातवाहनों के द्वारा स्वर्ण सिक्कों की जगह शीशे के सिक्के, लेड सिक्कों का प्रयोग किया गया, नंबर 1। नंबर 2, आपको एक और जानकारी मिलती है कि यहाँ पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक उन्नत अर्थव्यवस्था थी। ठीक है, और इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? इसका रेफरेंस आप प्लिनी की बुक के माध्यम से दे सकते हैं, जिसके द्वारा वहाँ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में आपको चर्चा की गई है। यहाँ पे तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये लिखा गया है कि यहाँ पर दक्कन के लोगों ने सिक्के, पक्की ईंट और छल्लेदार कुएं, लेखन कला आदि का प्रयोग सीखा। अब ये प्रयोग वो कहाँ से सीख रहे हैं? तो ये प्रयोग उन्होंने उत्तर से संपर्क के कारण सीखा। मतलब उत्तर की भौतिक संस्कृति का विकास कैसे दक्षिण क्षेत्र में हुआ, ये हमने पिछले अध्याय में देखा था। वही पॉइंट यहाँ पर एक लिखा गया है कि दक्कन के लोगों ने वहाँ से पकी हुई ईंट, सिक्के, छल्लेदार कुएं का साक्ष्य और लेखन कला के साक्ष्य यहाँ से सीखे थे। ठीक है, और अब क्या हुआ कि ये सब कलाएँ सीख ली तो इनका महत्व धीरे धीरे सातवाहन काल में और बढ़ा, जिसके कारण आपकी ग्रामीण और नगरीय अर्थव्यवस्था को ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, राज्य की आय बढ़ेगी और शासन एक प्रकार से सुदृढ़ स्थापित होगा। ठीक है, लेकिन इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो करीमनगर जिले के पेड्डबंकुर में हमें पकी हुई ईंट और छत में लगने वाले चिपटे छेददार कपड़े का साक्ष्य यहाँ से मिलता है। तो आपको एक और रेफरेंस यहाँ पे मिल जाता है। आगे जाके हमको और मिलती है जानकारी कि इनके द्वारा क्या किया गया। इनके द्वारा जो कुएं थे, जैसे आपने देखा ना अभी कि कुएं का प्रयोग इन्होंने उनसे सीखा, तो यहाँ पे हमें 22 कुएं के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे देखने पर आपको ये पता चलेगा कि महाराष्ट्र में कैसे इनका शिल्पी वर्ग दिखाई देता है। तो शिल्पी वर्ग और व्यापार वाणिज्य का भी विकास इनके समय अत्यधिक मात्रा में हुआ। भारी संख्या में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों से यहाँ के बढ़ते व्यापार का संकेत मिलता है। तो आपको ये रेफरेंस एक और मिल जाता है और ये आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा। तो आपने ये देखा अभी तक कि सातवाहन काल के भौतिक सांस्कृतिक पहलुओं में सबसे पहला आपने देखा कि यहाँ पर उत्तर और दक्षिण भारत की संस्कृति का मिलन देखने को मिलता है। साथ ही साथ करीमनगर जिले से आपको लोहे के खदान और यहाँ के कोलार क्षेत्र से आपको स्वर्ण भंडार देखने को मिलते हैं। फिर आपको मिलता है जानकारी कि इनने स्वर्ण का प्रयोग अपने सिक्के बनाने में नहीं किया, बल्कि किस में किया? किसी और अपनी चीज़ों में, ज़रूरत की चीज़ों में किया। लेकिन सिक्के बनाने का अत्यधिक प्रयोग जो है उसमें शीशे का प्रयोग देखने को मिलता है। इन्होंने धान की रोपाई पद्धति को सीखा और उसका प्रयोग यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नतिकरण में हुआ। फिर आपको उत्तर से संपर्क में देखने को मिलता है कि इनने सिक्के, पक्की ईंट, छल्लेदार कुएं वगैरह और लेखन कला को इनसे सीखा था। ठीक है, वही साक्ष्य आपको करीमनगर जिले के पेड्डबंकर क्षेत्र से भी देखने को मिलते हैं। आगे आपको देखने को मिला कि इन्होंने भारी संख्या में क्या हुआ कि रोमन और सातवाहन सिक्के आपको प्राप्त हुए, जिससे इनके व्यापार की समृद्धिकरण की जानकारी यहाँ मिलती है। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ इनके सामाजिक संगठन पर। जो सातवाहन थे वो अपने को खुद को ब्राह्मण कहा करते थे। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा कि गौतमीपुत्र सातकर्णी गर्व से कहता है कि वह एक सच्चा ब्राह्मण है। तो इस ब्राह्मण वाले वर्चस्व की प्रक्रिया में क्या किया इनके द्वारा? ठीक है, सबसे प्रसिद्ध राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्या किया कि चातुर्वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित किया, जिसमें आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आते थे। साथ ही साथ इनने वर्ण संकर को भी रोका। वर्ण संकर मतलब वर्ण और जातियों का संकट। क्या हो रहा था कि भारत में अब क्या हो रहा था कि जैसे मौर्य काल के बाद कोई एक शक्ति नहीं थी लगभग 200 वर्षों तक। कोई एक शक्ति ऐसी नहीं थी जिसने पूरे भारत पर शासन किया हो, लेकिन उसके साथ ही छोटी छोटी शक्तियाँ हो रही थी। जैसे आपके शक आ गए थे, कण्व आ गए थे। ठीक है, वहीं पश्चिमोत्तर भारत में आपके
पश्चिम भारत में शक से प्रवेश कर लिया था। फिर आपको मध्य भारत में शुंग शासन में देखने को मिलेगा, ठीक है, कुषाण आ गए थे। तो इनके कारण क्या हो रहा था कि बहुत सारी जातियों के यहाँ पे शासन बढ़ने लगा, छोटी छोटी। इसके अलावा और जनजाति भी थी, उनका भी शासन बढ़ा। इसके कारण एक वर्ण का दूसरे वर्ण में यहाँ पे जाति और विवाह संबंध स्थापित हो रहा था। तो उसी को रोकने के लिए गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा चातुर्वर्ण व्यवस्था और वर्ण संकर को यहाँ पर उसने रोका, ठीक है। लेकिन इसके द्वारा जो ब्राह्मण धर्म को प्रचार तो किया गया, लेकिन उस समय जैसे हमने देखा कि व्यापार और वाणिज्य जो बढ़ रहा था, तो व्यापार वाणिज्य बढ़ने के कारण आपके जो यहाँ पे एक वर्ग था आपका शिल्पी वर्ग, ठीक है, एक था शिल्पी वर्ग और एक था आपका व्यापारिक वर्ग। ये शिल्पी और व्यापारिक वर्ग जो था वो क्या कर रहा था कि वो बौद्ध जो भिक्षु थे, ठीक है, बौद्ध भिक्षु या बुद्ध संघ जो थे उनको दान दिया करता था और इनको दान देते थे लोग। इसके कारण क्या हो रहा था कि व्यापारिक वर्ग और बौद्ध भिक्षुओं की सहायता करते थे, जिसके कारण बौद्ध धर्म का भी काफ़ी प्रचार प्रसार यहाँ पर देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो सातवाहन शासक थे वो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान हमको सबसे पहले साक्ष्य सातवाहन काल में देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ बौद्ध धर्म को भी भूमि अनुदान इन्होंने दिया, ठीक है। तो पहला कि ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। दूसरा पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट ही हो जाता है कि शिल्प और वणिक में हुई प्रगति के फलस्वरूप इस काल में शिल्प और वणिक उठे और इनके द्वारा बौद्ध धर्म को उदारतापूर्वक प्रोत्साहन दिया गया, ठीक है। यहाँ पे एक गंधिक नामिक शिल्पी जो समाज है उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो आपसे पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में कि प्राचीन मध्यकाल में गंधिक कौन थे, तो कौन थे? ये शिल्पी कहलाते थे जो इत्र का व्यापार करते थे। तो आपको ध्यान रखना है। फिर तीसरा पॉइंट यहाँ पे इनकी जानकारी मिलती है सामाजिक संगठन से कि सातवाहन के बारे में दिलचस्प ब्यौरा उनके पारिवारिक ढांचे से प्राप्त होता है। जैसे जो भी अभी तक हमने सत्ता देखी वो अपने आप में पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक समाज में वो अपने पिता के वर्चस्व और उसी की चीज़ों से हमको किसी प्रकार की रानी वगैरह या राजमाताओं के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन सातवाहन काल में हमें पहले मातृतंत्रात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो राजा थे वो अपनी माता के नाम का प्रयोग करते थे। जैसे इनके शासकों के नाम में आपको मिल जाएगा क्या क्या, जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है, या वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, या फिर यज्ञश्री यज्ञश्री सातकर्णी। तो आपको ये शासकों की जानकारी में इनकी माता के नाम का जिक्र मिलता है। इससे पुष्टि होती है कि मातृ सत्तात्मक समाज था। लेकिन आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि शासक तो मेल ही हो रहा है ना, मतलब एक के बाद एक मेल शासक ही बनते गए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सातवाहन राजकुल जो था वो पितृसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन के उत्तराधिकारी कौन थे? वो पुत्र ही हुआ करते थे। तो हमने इनके सामाजिक संगठन में सबसे पहले देखा कि ब्राह्मण को किस प्रकार वापस से सत्ता में आए और किस प्रकार से अपना धर्म का प्रचार किया। फिर आपको देखने को मिलता है कि शिल्पी वर्ग ने किस प्रकार बुद्ध धर्म को संरक्षण दिया। और तीसरा हमने देखा इनके पारिवारिक ढांचे के बारे में कि मातृ सत्तात्मक समाज में किस प्रकार ये मौजूद था तत्व। अगला इनकी विशेषता देखने को मिलती है इनके प्रशासनिक ढांचे के बारे में। तो सातवाहन शासकों ने धर्मशास्त्रों में बताए गए कि राजा को जो धर्म का पालन करना चाहिए, ठीक है, उस धर्म के संरक्षक के रूप में इन्होंने भी अच्छा खासा बल दिया। और इनके द्वारा पहली बार हमको यहाँ पे देखने को मिलता है कि सातवाहन राजा ने देवत्व के सिद्धांत को भी अपनाया, ठीक है, वो खुद को देवपुत्र कहने लगे। साथ ही साथ राजा के वर्चस्व को भी देखने को मिलता है। वहीं अशोक के काल में जिस प्रकार की प्रशासनिक इकाइयाँ थी वही आपको सातवाहन काल में भी देखने को मिलती है। जैसे अशोक के काल में जिले को आहार कहा जाता था, तो उसी प्रकार इनके समय भी जिले को आहार कहा जाता था। साथ ही साथ अशोक के समय जैसे अमात्य और महामात्य अधिकारी हुआ करते थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था, वही हमें सातवाहन काल में अमात्य और महामात्य के रूप में ही देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ अंतर तो मिलेगा अशोक के काल से। वो अंतर क्या था? वो अंतर था सैनिक और सामांतिक लक्षण में। कैसे? पहला, सेनापति को प्रांत शासन अध्यक्ष गवर्नर कहा जाता था, ठीक है। साथ ही साथ इनके द्वारा जो ग्रामीण प्रशासन था उसमें एक गोलमिक नामक अधिकारी हुआ करता था और गोलमिक को इन्होंने ग्रामीण शासन सौंपा था। उसका मुख्य कार्य क्या था? गोलमिक का मुख्य कार्य था शांति व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है। गोलमिक के पास एक सैनिक टुकड़ी भी होती थी जो 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिकों की होती थी। इसके माध्यम से गोलमिक जो था वो ग्रामीण भारत में शांति व्यवस्था को बनाए रखता था, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, मतलब यहाँ पर आपको जानकारी मिल रही है कि इसका जो शासन व्यवस्था थी प्रशासन की वो अशोक की जैसी भी थी, क्योंकि जिला आहार
और अमात्य महामात्य जैसे अधिकारी थे। लेकिन कहीं कहीं ना इन्होंने चेंज भी किया। इनने सेनापति को प्रांत का गवर्नर बनाया पहला, और दूसरा क्या एक और चीज़ करी कि प्रशासन का जो ग्रामीण क्षेत्र था वहाँ पर एक गोलमिक नामक स्थानीय अधिकारी नियुक्त किया, जिसका मुख्य कार्य वहाँ की शांति व्यवस्था को बनाए रखना था, जिसके लिए सैन्य टुकड़ी भी अपने पास रखता था। साथ ही साथ सैनिक लक्षण में एक और विशेषता प्रकट होती है। यहाँ पर कुछ अभिलेखों में कटक और स्कंदवार जैसे शब्दों के बारे में जानकारी मिलती थी। ये क्या थे, कटक और स्कंदवार क्या थे? तो कटक और स्कंदवार जो थे वो सैनिक शिविर हुआ करते थे और बस्तियाँ हुआ करती थी। तो ये प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, तो पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या है इसमें जानकारी मिलती है कि जो कटक और स्कंदवार थे वो सैनिक शिविर हुआ करते थे और बस्तियाँ हुआ करती थी। साथ ही साथ जो सातवाहन शासक थे उन्होंने ब्राह्मण और बुद्धों को भूमि दान भी दिए थे। इन भूमि दान के कारण क्या हो रहा था कि अब जैसे आपने भूमि दान दे दिया, तो जैसे मौर्य काल वगैरह में भी भूमि दान दिया करते थे, लेकिन जो जिनको भूमि दान प्राप्त हो रहा है वो वहाँ पर शासन नहीं करते थे, वो सिर्फ उनको भू राजस्व वसूल करने का अधिकार था। ठीक है, जैसे हमने एकता प्रणाली में पढ़ते हैं आप, जैसे मुगल काल में आप मनसबदारी सिस्टम पढ़ते हैं, तो उसी प्रकार का यहाँ पर लेकिन भूमिदान का संबंध था कि वहाँ पे शासन भी वही व्यक्ति करेगा। अब जिसके कारण क्या हो रहा था कि छोटे छोटे स्वतंत्र द्वीप बनने लगे। इन स्वतंत्र द्वीप के कारण एक सामंती व्यवस्था की स्थापना आपको देखने को मिलेगी आगे जाके। और किस प्रकार सामंती व्यवस्था भारतीय शासन व्यवस्था को, प्राचीन इतिहास को विखंडित करने में किस प्रकार योगदान दिया, वो भी देखने को मिलेगा। सातवाहन राज्य में सामंतों की 3 श्रेणियां बनने लग गई। एक था राजा, एक था महाभोज और एक था सेनापति। तो इनके द्वारा सामंती व्यवस्था का एक क्रम आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपकी प्रशासन व्यवस्था थी कि किस प्रकार राजा धर्मतंत्र का संरक्षक था। साथ ही साथ अशोक के शासन से तुलना की गई है, यहाँ पर बताई गई है कुछ अलग विशेषताएं, जैसे आपका सेनापति गवर्नर गुल्मिक के बारे में बताया है, कटक और स्कंदवार के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ पे भूमिदान के साक्ष्य से किस प्रकार स्वतंत्र द्वीप बने वो जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ आपको सामंतों की 3 श्रेणियाँ राजा, महाभोज और सेनापति के रूप में देखने को मिलती है। आप देखते हैं कि सातवाहन शासकों के समय धर्म की किस प्रकार की व्यवस्था थी। तो चूंकि हम जानते हैं कि सातवाहन शासक जो थे वो ब्राह्मण थे, ठीक है, और वो ब्राह्मणवाद के विजय अभियान का नेतृत्व भी कर रहे थे। फिर भी सातवाहन शासकों ने भिक्षुओं को ग्राम देकर बौद्ध धर्म को भी बढ़ावा तो दिया था, क्योंकि भूमि अधिग्रहण के साक्ष्य आपको मिलते हैं। लेकिन जो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन कोंडा है और अमरावती है, वहाँ पर सातवाहन के शासन में विशेष रूप से उनके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के द्वारा बौद्ध संस्कृति एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। तो आपको रेफरेंस मिलता है कि सातवाहन काल में किस प्रकार बौद्ध संस्कृति का विकास हुआ। तो आपको एक ध्यान रखना है नागार्जुन कोंडा, ठीक है, ये शहरों के नाम आपके आंसर में होना चाहिए, और एक ही आपका अमरावती। तो इन दोनों के माध्यम से आपको जानकारी मिलती है कि किस प्रकार बुद्धों का संरक्षण का एक केंद्र बन गए। फिर इनकी आती है वास्तुकला। वास्तुकला में देखा जाए तो सातवाहन काल में पश्चिमोत्तर दक्कन और महाराष्ट्र में बहुत सारे चैत्य और विहार आपको देखने को मिलेंगे। अब चैत्य क्या होते हैं? चैत्य जो होता है वो मंदिर होते हैं बुद्धों के। साथ ही साथ विहार क्या होते हैं, तो जिसमें बुद्ध, विहार में जो वो स्थान होते थे जहाँ पे भिक्षु निवास करते थे। तो विहार वहाँ जहाँ भिक्षु लोग निवास करते थे, और चैत्य वहाँ जहाँ पर भिक्षु लोग पूजा वगैरह करते थे। ठीक है, सबसे फेमस जो चैत्य है वो पश्चिमी दक्कन का कार्ले का चैत्य है। ये आपका कार्ले का चैत्य है, इसको आपको ध्यान रखना है और आपके आंसर में इसका इस्तेमाल होना ही चाहिए यदि सातवाहन का वास्तुकला के बारे में पूछेगा तो। साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि कई सारे स्तूप भी इनके द्वारा कृष्णा और गोदावरी नदी के आसपास बनाए गए। ठीक है, स्तूपों में आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? स्तूप आपको देखने को मिलेंगे अमरावती में, नागार्जुन कोंडा में सबसे अधिक स्तूप, या अमरावती में कुछ बुद्ध चरण बिंदुओं की यहाँ पे पूजा देखने को मिल रही है। देखो ये लोग किस प्रकार बुद्ध के चरणों में यहाँ पे झुके हुए हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो आपको कहाँ पे साक्ष्य मिल रहा है? अमरावती से आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यदि आगे देखा जाए तो अमरावती का स्तूप भित्ति प्रतिमाओं से भी भरा हुआ है। भित्ति प्रतिमा क्या होती है कि गुफा की दीवारों के ऊपर छत जो होती है वहाँ पे भित्ति रूप में आपको स्थलाकृति देखने को मिलती है, जहाँ पे बुद्ध के जीवन के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। वहीं यदि बात की जाए नागार्जुन कोंडा की, तो यहाँ पे बुद्ध के जो जो सातवाहन काल के उत्तराधिकारी थे इक्ष्वाकु वंश, इनके द्वारा उत्कर्ष की चोटी यहाँ पे प्राप्त होती है, जहाँ पे केवल बौद्ध ही नहीं बल्कि पुराने हिंदू मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे नागार्जुन कोंडा से बुद्ध उपदेश देते हुए देख रहे हैं। तो वास्तुकला में आप
आपके आंसर्स में यहाँ पे चैत्य विहार का वर्णन हो जाना चाहिए, जिसमें कार्ले के चैत्य का वर्णन होना चाहिए। साथ ही साथ अमरावती और नागार्जुन कोंडा से आपको जो स्तूप प्राप्त हुए उनकी जानकारी मिलना चाहिए। तो इससे आपके आंसर्स की प्रामाणिकता और बढ़ जाएगी। ठीक है। यदि बात की जाए इस समय की भाषा और संस्कृति की, तो इनकी जो राजकीय भाषा थी वो थी प्राकृत। साथ ही ब्राह्मी लिपि का भी प्रयोग करते थे। और इनके प्राकृत ग्रंथ में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, इनके जो शासक है हॉल एक नामक शासक था, जिसकी बुक का नाम गाथा सप्तशती है। और ये गाथा सप्तशती 700 श्लोक में लिखी गई प्राकृत की रचना है, जिसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो ये हमारा इनका भाषा किस प्रकार डेवलपमेंट हुआ, तो ये हमारा सातवाहन शासन के बारे में था। ठीक है। और हमने इसके सबसे पहले इसके राजनीतिक विकास के बारे में देखा था। ठीक है। जहाँ पर हमने देखा था कि मौर्यकालीन संस्कृति के प्रभाव से किस प्रकार ये विकसित हुए और किस प्रकार यहाँ की खुद की स्थानीय संस्कृति भी थी। आगे जाके हमने फिर इनकी भौतिक संस्कृति के पहलू देखे। ठीक है। यहाँ पे हमको उनके स्वर्ण के भंडार वगैरह के बारे में जानकारी मिलती है। शीशे नामक सिक्के का प्रयोग किया वो जानकारी मिलती है। धान की रोपाई, कपास की खेती, और साथ ही साथ यहाँ पे करीमनगर जिले में किस प्रकार छत और पक्की ईंटों के साक्ष्य मिलते हैं वो देखा था हमने। इनकी राजधानी पैठन थी जो बनाई गई थी वो देखा था। ठीक है। सामाजिक संगठन देखा था हमने। मातृसत्तात्मक समाज के बारे में समझा था। ठीक है। यहाँ की प्रशासनिक ढांचे के बारे में देखा था। तो आपको क्या होता है कि एक बार जब आप टॉपिक अच्छे से पढ़ते हैं और उसका एक दो बार रिवाइज करते हैं तो आपके दिमाग में घर कर जाता है और वो आपके आंसर्स को भी मजबूत करता है। जैसे आपके यहाँ पे क्वेश्चन के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि क्या सातवाहन दक्कन में मौर्यों के यथार्थ उत्तराधिकारी थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यथार्थ उत्तराधिकारी थे। अब यथार्थ उत्तराधिकारी के बारे में आप कैसे बताएंगे? आप बताएंगे कैसे? उनका राजनीतिक विकास के बारे में बताएंगे यहाँ पर। ठीक है। ये आपसे 150 शब्दों में यदि पूछा जाए तो आपको राजनीतिक विकास के बारे में बताना है, उनके सामाजिक संगठन के बारे में बताना है। ठीक है। आपको ये बताना है कि किस प्रकार उनकी आर्थिक व्यवस्था थी। आपको उनके धार्मिक पक्ष बताने हैं, सांस्कृतिक पहलू बताने हैं। ठीक है। सांस्कृतिक पहलू के बारे में चर्चा करनी है। तो हमने जो जो पॉइंट लिए हैं उनके एक एक दो दो पॉइंट लेके आपको उनके एक एक दो दो रेफरेंस के एग्जांपल्स देने हैं, जिसके बारे में हमने ऊपर चर्चा की थी। उसके माध्यम से आपका आंसर की पुष्टि होगी। ठीक है। आगे आपको ये भी बताना है मौर्य शासन से तुलना करके लास्ट में कि उत्तराधिकारी थे, लेकिन मौर्य शासन कितना विशाल और कितना बड़ा था उसका महत्व आपको हल्का सा यहाँ पे बताना है। फिर दूसरा यदि क्वेश्चन देखा जाए तो सातवाहन के राज्य में हुए ललित कला और वास्तुकला के विकास को आपको बताना है। तो आपको वास्तुकला में इनके स्तूप के बारे में बताना है। ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि किस प्रकार आपके अमरावती और जो नागार्जुन कोंडा है वहाँ पर स्तूप बनाए गए, ये आपको बताना है। वास्तुकला में एक और चीज़ आएगी जो आपके चैत्य और आपका जो बिहार है उनके बारे में आपको जानकारी देनी है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि इनके आगे जाके जो इक्ष्वाकु थे उनके द्वारा किस प्रकार बौद्ध कला का विकसित किया गया। ठीक है। आपका जो ललित कला है, ललित कला में भी आपको जैसे आपको बताना पड़ेगा कि इनने किस प्रकार सांस्कृतिक पक्षों को विकसित किया, किस प्रकार मजबूत किया। ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से इनके सिक्कों के बारे में बता सकते हैं आप। तो इस प्रकार से ओवरऑल आपका आंसर तैयार होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।